बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 दिसंबर रोज़ इतवार पीडीएम का आखिरी जलसे में होने वाली तकारीर 14 तकारीर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मैंने लिखे हुए हैं। किसने अपनी तकरीर में क्या कहा, किसने फ़ौज का नाम लिया, किसने नहीं लिया, इस्तीफ़ों का क्या मामला था, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन आप अगर आज की तस्वीर देखें, जब ये स्टेज पर क़यादत बैठी थी तो बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। अभी मैं आवाम पे नहीं जा रहा क्योंकि वो तो आप इतनी वीडियोज़ देख चुके हैं। अभी भी लास्ट जो वीडियो है जो siyaset.pk ने ट्वीट की है और वो अगर आप जाकर देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान बहुत कम लोग रह गए थे। लेकिन आज पीडीएम की क़यादत स्टेज पर बैठी हुई, बेबसी की तस्वीर थी, उनके चेहरों पर खौफ था। वो जो तकब्बुर, रौनक, वो जो उनके अंदर बर्तरी थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज वो बहुत ही ज़्यादा बेबस में और परेशान नज़र आ रहे थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहे थे। और उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से 3-4 ऐसे बयानात थे। एक नवाज शरीफ का था, एक मौलाना फजल रहमान का था, एक दो और थे। वो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा कि कौन से पॉइंट थे जो बहुत फ्रस्ट्रेशन की वजह से थे। वो जो शेर है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, इनके लिए शेर ये होना चाहिए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गो के गैरों में भी दम था। इनको हुकूमत भी इनकी तबीयत ज़रा ठीक कर सकती थी, सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ, इनके लिए मसाइल कर सकती थी। लेकिन इनको अपने लोगों ने इनको दगा दिया है, धोखा दिया है। और मेरा इशारा है पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी, इनको पता है जो मर्जी बिलावल कहते रहें, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली नहीं तोड़ेगी। फिर उसके बाद इनके अपने लोग जो इनके अपने हामी वकला हैं बड़े बड़े, वो ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे भी देंगे तो ना असम्बलियाँ ख़त्म होंगी, ना ही सेनेट इलेक्शन जो है वो रुकेगा। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज पीडीएम के जलसे के दौरान 2 एंकर्स, एक मेल एक फीमेल, उन्होंने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से वो ये साबित कर सकें कि बहुत कामयाब जलसा था और लाहौर में तारीख रकम हो गई है। लेकिन क्या करें, अब वीडियो का दौर है, ड्रोन के ज़रिए तस्वीर और वीडियो सब कुछ सामने आ रहा था, तो कुछ नहीं हो सकता। ज़ाहिर है, आप अगर जलसा वाकई कामयाब होता, अगर वाकई लाखों लोग होते, तो फिर ड्रोन तो दिखा रहे थे, लाइव कवरेज आ रही थी। तो अगर पीडीएम के जलसे को बड़ी तादाद में जियो भी नहीं दिखा सका तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हामिद मीर साहब ने तो बहुत कोशिश की, बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन बेचारे किस हद तक ज़ोर लगाएं। ये वो दौर तो है नहीं कि हामिद मीर आके कह दें कि मेरी अभी बात हुई है, ये नहीं पता किससे बात हुई है, मुझे वो फ़लाँ ने फ़ोन किया, नहीं पता किसने फ़ोन किया, मुझे फ़लाँ ने बताया था, नहीं पता किसने बताया था। या किसी के मरने के बाद वो कॉलम लिखते हैं कि वो मरने वाला मुझे ये बातें बता गया था। ना आप मरने वाले से तस्दीक कर सकते हैं, ना वो बेचारा तरदीद कर सकता है। वो वाला मामला तो है नहीं। लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखूंगा कि असल जो चीज़ें थी वो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, वो सारी बात करते हैं। सबसे पहले जावेद हाशमी साहब का खिताब हुआ। उन्होंने कहा 1940 की करारदाद का उन्होंने हवाला दिया कि यहीं पर वो मंजूर की गई थी। उसके बाद वो फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये हुकूमतें गिराते हैं, भुट्टो को फांसी दी गई, और साथ ही उन्होंने कहा कि सिंध वालों को शहीद किया जाता है। और उन्होंने कहा अस्करी क़ुव्वतों को पता चलना चाहिए कि अब लाहौर खड़ा हो गया है, पंजाब खड़ा हो गया है और अब अस्करी क़ुव्वतों को पीछे हटना होगा। कहाँ खड़े हो गए हैं वो सबके सामने थी वीडियोज़। और उन्होंने फ़ौज का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ना तो इस्तीफ़ों की बात की, ना महंगाई की बात की। इस्तीफ़ों की वो बेचारे बात क्या करते हैं, वो खुद बेरोज़गार हैं, वो नहीं है किसी भी मतलब वो रुकने असम्बली नहीं है। उसके बाद नैयर बुखारी साहब तकरीर कर रहे थे, उस दौरान पीडीएम की क़यादत आ गई तो उनको तकरीर ख़त्म करनी पड़ी। और उसके बाद एक एक करके सब के तराने चले, हलाल तराने भी, हराम तराने भी। इसलिए हलाल और हराम कह रहा हूँ क्योंकि मौलाना साहब के नज़दीक ये जो म्यूज़िक वाले तराने होते हैं वो ठीक नहीं होते, तो इसलिए वो तराने भी चले। फिर इनका मौलाना साहब को भी तराना चला। उसके बाद एक और उसका था, क्योंकि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वरना इनका तो नाम लेना भी फजूल है, जिसकी कोई सियासी औकात ना हो। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएम में कैसे कैसे लोग हैं वैसे, कि ये साहब हैं जनाब। मैं बता देता हूँ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ कि मुल्तान के जलसे में, अच्छा, ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम इमरान खान को ठोकर से गिरा देंगे, इमरान खान को हटा देंगे, इमरान खान को इस्तीफे में मजबूर कर देंगे, जिनकी अपनी सियासी औकात ये है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान की, ये खबर बता रहा हूँ जंग अखबार की, मीशकुल रहमान के अखबार की, क्योंकि इनको मीशकुल रहमान के अखबार पर एतबार है। और इनका ट्वीट जो है वो मैंने देखा है, मेरा ख्याल डिलीट हो गया, मुझे नहीं मिला। मैंने उस दिन पढ़ा था जिस दिन ये ट्वीट हुआ था। जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल शाह अवैस नूरानी ने कहा है कि मुल्तान में पीडीएम के जलसे में सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें स्टेज पर जाने से रोका। ट्विटर पर अपने एक तबसरे में उनका कहना था कि जलसागाह में 3 बार स्टेज पर नाम लेने के बावजूद ग्रे और स्याह वर्दी में मलबूस गार्ड्स ने मुझे स्टेज से लगी सीढ़ी पर ना जाने दिया। उन्होंने लिखा कि पीडीएम के तमाम रहनुमा सिक्योरिटी रिस्क पर हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सिक्योरिटी आम नहीं, तर्ज अमल शदीद काबिल अफसोस है। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये सूरत हाल है जिसकी औकात ये है कि उसको गार्ड नहीं पहचानते,
अपनी पीडीएम के गार्ड नहीं पहचानते, वो खड़ा होकर इमरान खान को धमकियां दे रहा है, फौज को धमकियां दे रहा है और खुशामद कर रहा है मरियम की, मौलाना की और अजीब अजीब बातें। इनको मैंने आपको बताया ना कि इनको सिर्फ इसलिए पीडीएम में रखा गया है कि पीडीएम वाले ये समझते हैं कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र जो है वो सारे इनके साथ होंगे। तो मैं हैरान हूँ ये सोचने वालों के कि इनकी अपनी ये औकात है, सियासी औकात की बात कर रहा हूँ, कि इनके पास इनको टिकट मौलाना साहब देते हैं, इनको खाना मौलाना की पार्टी देती है, इनको रिहाइश मौलाना की पार्टी देती है। अगर बरेलवियों के इतने बड़े ये लीडर होते तो इतनी तो उनमें है कि वो कम अज़ कम इनको कोई रिहाइश ही दे देता, कोई गाड़ी अपनी दे देता। और बाकी बरेलवियों में तो फिर खातिम रिजवी साहब भी थे, उन्होंने तो कभी किसी से इस तरह से नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के इर्द गिर्द घूमे थे न कि जाके उसकी खुशामदें करें जैसे ये मरीम की खुशामदें और कसीदा गोई करते हैं। उसके बाद उन्होंने ना इस्तीफ़े पे बात की, ज़ाहिर है वो खुद कौंसलर भी नहीं है, महंगाई पे भी कोई बात नहीं की, बस फ़ौज के हवाले से वो बातें करते रहे। अमीर हैदर होती साहब, मैं वैसे हैरान हूँ, मैं वैसे बहुत हैरान हूँ। मेरे जो पश्तून दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं, वो ज़रूर जाके अमीर हैदर होती साहब की जो है वो तकरीर सुने। मतलब मेरे तो जितने दोस्त हैं पठान सारे बड़े दबंग हैं माशाल्लाह, बड़े मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाले। लेकिन अमीर हैदर होती साहब जो हैं, पूरी उनकी तकरीर जो है वो मरियम की खुशामद, शहबाज शरीफ की खुशामद, हमजा शहबाज की खुशामद, शाखा करनाबासी की खुशामद, सारी लीडरशिप की। मेरा ख्याल है उनको ना अभी मरियम के बच्चों के नाम नहीं आते थे वरना उनके भी नाम लेते। सारी उनकी खुशामद, कोई अपनी बात नहीं की कि हमारा ये एजेंडा है या हमारी ये बात है या हमारी वो बात है। इतनी खुशामद आज तक अगर मुझसे आप पूछें कि पीडीएम के जलसों में सबसे ज़्यादा मरियम की खुशामद किसने किया है तो वो पहले नंबर पे अमीर हैदर होती हैं, दूसरे नंबर पे शाह अवैस नूरानी है। ये इनकी हालत है, ना इन्होंने इस्तीफ़ों की बात की, ना इन्होंने महंगाई की बात की, ना इन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की। ये इनकी तकरीर थी। उसके बाद आ जाए महमूद अचकज़ई। महमूद अचकज़ई आपको पता ही है आज उन्होंने लाहौरियों की जिस तरह से तौहीन की है, अफ़गानिस्तान की वो तारीफ़ें करते रहे हैं, पाकिस्तान के वो शिकवे करते रहे। उन्होंने कहा है अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के लिए लाहौरियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उसके बाद उन्होंने एजेंसियों का नाम लिया, आर्मी चीफ और DGSI का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तुर्की के तर्ज का इनकलाब आना चाहिए, इस्लामी इनकलाब आना चाहिए। इस्लामी इनकलाब वैसे इनको वारा नहीं खाएगा क्योंकि इस्लामी इनकलाब तो ये है जो चोर हो उसके हाथ काट दें। तो ये पीडीएम के स्टेज के ऊपर सारे जो बैठे हैं इनमें से शायद ही किसी के हाथ बचें, तकरीबन सबके हाथ काट जाएंगे अगर इस्लाम को नाफिज कर दिया गया। अल्लाह करे कोई वक्त आए कि पाकिस्तान में इस्लाम जो है वो नाफिज हो जाए जिस तरह से इस्लाम में सज़ाएँ हैं। इस पर फवाद चौधरी साहब ने महमूद अचकज़ई के बारे में ट्वीट किया कि महमूद अचकज़ई जैसे नंग ज़मीन लोग आज पंजाबियों और लाहौरियों को ताने दे रहे हैं। इस जहनी मरीज़ को लाहौर में बुलाना पंजाबियों की तौहीन है। पहला मौका नहीं कि नून लीग ने पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा हो। इससे पहले 18वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 157 पर दस्तखत करके पंजाब के साथ शदीद ज़्यादती की गई। ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। इन्होंने फ़ौज के वाले से बात की, इस्तीफ़ों की कोई बात नहीं की अचकज़ई ने, लॉन्ग मार्च की कोई बात नहीं की, महंगाई की कोई बात नहीं की। उसके बाद आ जाए जी इफ्तिखार हुसैन साहब जो पीडीएम के तर्जमान हैं। ये वही इफ्तिखार हुसैन साहब हैं जिनको कुर्सी नहीं मिली थी मौलाना के घर, तो ये बाहर जा रहे थे तो मौलाना ने इनको बिठाया। मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी अपनी इस इत्तेहाद में इनकी आप औकात देख लें और फिर बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। कहते हैं जी इसमें भी इनकी करारदादों में ना तो फ़ौज की कोई बात थी, ना इस्तीफ़ों की कोई बात थी, ना महंगाई की कोई बात नहीं थी। उसके बाद साजिद मीर साहब पे आ जाएँ जिनको मेरे ख्याल नून लीग ने सेनेटर बनवाया था। महंगाई पर उन्होंने बात की, इस्तीफ़ों पे कोई बात नहीं की और फ़ौज का भी हल्का फुल्का जिक्र किया, कोई सख्त बात फ़ौज के हवाले से नहीं थी। 8वीं तकरीर थी आफ्ताब शेरपाओ की। उन्होंने कहा जी तमाम रुकावटों के बावजूद आप लोग आए हैं, लाहौर वालों मुबारक हो, ये वो इस तरह की, वो भी इस तरह की बातें करते रहे। महंगाई पे उन्होंने थोड़ी सी बात की, इस्तीफ़ों पे कोई बात नहीं की, फ़ौज पे कोई बात नहीं की। अख्तर मेंगल साहब सख्त तकरीर की और उन्होंने भी कहा कि बलूचिस्तान की जो महरूमी है उसके ज़िम्मेदार पंजाब है क्योंकि पंजाब वाले फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते। उन्होंने कहा आज जनाजा नमाज है, नमाज जनाजा नहीं, जनाजा नमाज है इस्तेहसाल करने वालों की। और बलूचिस्तान के साथ उन्होंने कहा ज़्यादती की ज़िम्मेदार पंजाब है, इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलना होगा, ये आपका मसला है, नारों से धकेलें, चीखों से धकेलें, जैसे भी धकेलें या डंडों से धकेलें। उन्होंने कहा हमें अमेरिका और भारत से कोई शिकवा नहीं है। जब वो लोग पाकिस्तान इस खिते पर रूल कर रहे थे उन्होंने वो जुल्म नहीं किया जो पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है, और वो कहते हैं जब वो थे तो हम महफूज थे, अब हम महफूज नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये इस्लामी रियासत नहीं है, जमहूरी निज़ाम नहीं है और हम जो है वो फ़ौजियों की ग़ुलामी में हैं। फ़ौज की उन्होंने बात की, महंगाई की कोई बात नहीं की, इस्तीफ़ों की कोई बात नहीं की। उसके बाद मरियम पे आ जाए, मरियम ने पूरा जोर लगाया कि लाहौर का जलसा कामयाब है और दरमियान में वो कहती रही मेरे सर पे ड्रोन ना चलाओ, ड्रोन ना लाओ, क्योंकि वो ड्रोन का वो फ़ैन होता है ना, तो वो भी आजकल पर्ची लेकर लाती हैं, पॉइंट्स तो वो उड़ जाती थी पर्ची। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मेरी तो कुल्फ़ी जम गई है।
और उन्होंने कहा देखो कुर्सियाँ कहीं नहीं हैं। इमरान खान कहता था कुर्सियाँ नहीं दूंगा, इजाज़त नहीं दूंगा, जाओ अपने पास रखो अपनी कुर्सियाँ अपनी इजाज़त। और फिर उन्होंने कहा लाहौर चारों सूबों को जोड़ेगा वो, क्योंकि बेनज़ीर बनने की भी कोशिश करती हैं। फिर जो है वो मैं वैसे हैरान हो रहा था जब वो भुट्टो की बात करती हैं पीपल्स पार्टी की, तो वो ये भूल जाती हैं कि पीपल्स पार्टी भुट्टो का कातिल ज़िया उल हक को समझती है और ज़िया उल हक की ये जो है वो पोती हैं, क्योंकि ज़िया उल हक के बेटे थे नवाज शरीफ मुँह बोले तो ये उनकी पोती हैं। और उसी जगह पे ये खड़े होकर पीपल्स पार्टी की तारीफ़ें कर रही थी जिस मीनार पाकिस्तान पर लोड शेडिंग के वो कैंप लगाया करते थे शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। और इस तरह की बहरहाल और बलूचिस्तान की महरूमी की ये भी जिक्र कर रही थी। समझ नहीं आती कि जब ये इक़्तिदार में थी तो इन्होंने बलूचिस्तान को क्या दिया था। उसके अलावा ख़वातीन की क्योंकि मौजूद थी तो मैं हैरान हो रहा था कि मौलाना फजल रहमान कहते थे कि रात के टाइम जलसे नहीं होते, मुजरे होते हैं। ख़वातीन मौजूद थी लेकिन आज उनको मुजरे नहीं लग रहे थे। और नवाज शरीफ ने भी एक बार लिया जाकर तकरीर में कहा था PTI के जलसे पर कि भाइयों देखा था ना कल बहनें क्या कर रही थी, तो नवाज शरीफ आज इधर भी देख लें कि बहनें क्या कर रही थी। उसके बाद मरियम बार बार कहती रही कि इमरान खान को नवाज शरीफ NRO नहीं देगा। मरियम ने PDM का लफ्ज़ नहीं कहा कि PDM इमरान खान को NRO नहीं देगी, वहाँ पे वो नवाज शरीफ करती रही। इमरान खान को ताबेदार कहा उन्होंने कहा कोविड-19 से ज़्यादा कोविड-18 ख़तरनाक है। और उन्होंने कहा नवाज शरीफ को अभी पैगाम आया है कि लाहौर वालों को ज़िंदा दिलाने लाहौर कहो, लाहौरियों ना कहो। तो अच्छा, तो उससे पहले वो अचकज़ई लाहौरी की तौहीन कर चुका था, उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने इमरान खान के कुछ क्लिप्स चलाए जहाँ वो नवाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे थे। फिर उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट को एक रिटायर्ड कर्नल जो है वो बैठ कर चला रहा है। उसके बाद कायरा साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उन्होंने भुट्टो की शहादत पर बात की। काश ये भी कह देते कि भुट्टो को शहीद करने का ज़िम्मेदार जिसको समझते हैं उसकी बाक़ियात के स्टेज पर हम यहाँ पर खड़े हैं। अलबत्ता ये है कि बहुत मुख्तसर, लेकिन अगर जिसमें सबसे जानदार अगर कोई तकरीर थी, इख्तलाफ आप कर सकते हैं, तो वो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की थी। और उसके बाद बिलावल ने 18वीं तरमीम पर बात की। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट को अवाम का फैसला मानना होगा। उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमें फ़ोन कॉलिंग करना बंद करो, हम जो है वो इस्तीफ़े देंगे और आपकी कठपुतली को भगाएंगे। महंगाई पर उन्होंने बात नहीं की। इस्तीफ़ों पर उन्होंने जिक्र किया कि हम इस्तीफ़े देंगे, लेकिन कोई तारीख़ नहीं दी। फ़ौज का भी उन्होंने जिक्र किया, लॉन्ग मार्च का उन्होंने तारीख़ कोई नहीं दी। उसके बाद मौलाना आ गए। उन्होंने कहा 1940 में यहाँ पर करारदाद पास हुई थी। काश के मौलाना ये भी बता देते कि मेरे आबा अजदाद पाकिस्तान बनने के हक़ में नहीं थे। फिर मौलाना ने भी ये कहा, पहले अचकज़ई ने भी सख्त बातें की, मेंगल साहब ने सख्त बातें की। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा फ़ौज और अवाम आमने सामने आ सकते हैं, फ़ौज हट जाए, अवाम के सामने ना आए, इस तरह की वो बातें करते रहे। और उन्होंने कहा पाकिस्तान अनारकी की तरफ जा रहा है। मौलाना ने कश्मीर की बात की, लेकिन ये भूल गए बताना कि 10 साल तक वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे तो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने कहा इनकलाब बर्पा करना होगा और हमारी माओ ने हमें आज़ाद पैदा किया था, ग़ुलाम पैदा नहीं किया था। और फिर उन्होंने आसिफ गफूर साहब का जिक्र किया और मौलाना ने कहा हम इस्तीफ़े साथ लेकर जाएंगे जनवरी के आखिर में, लेकिन अब मौलाना कहते हैं फरवरी भी हो सकती है, यानी जनवरी की तारीख से आगे चले गए फरवरी तक। उसके बाद इस्तीफ़ों पे मौलाना ने बात की, लॉन्ग मार्च पे बात की, महंगाई का जिक्र नहीं किया और इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र किया। उसके बाद नवाज शरीफ की तकरीर पे आ जाएँ। नवाज शरीफ की तकरीर का ये बता दूँ कि उनके यूट्यूब चैनल पर 611 लोग देख रहे थे, मुझ समेत। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने ऐसा कम ही जबर देखा है जिस तरह का किया गया कि आमराना रवैये इख्तियार किए गए कि जलसा नहीं करने दिया जा रहा था, हालांकि कोई गिरफ्तारी कोई चीज़ नहीं हुई। और नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी बताते रहे, उन्होंने क्या क्या किया था, कौन कौन से मंसूबे लगाए थे। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कभी गलत बात नहीं की। उन्होंने महंगाई, जब वो ये कह रहे थे मैंने आपसे कभी गलत बात नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 बार इनको झूठा बददियानत कहा हुआ है और झूठ की बुनियाद पर ये तायात नायल हुए हैं। उन्होंने महंगाई पर बात की, अद्वियात की महंगे होने पर बात की। वो कहते हैं पाकिस्तान में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं इमरान खान की वजह से। साथ अगले जुमले में ख़ुद मुतज़ाद बात करें कि बैरून मुल्क भी हज़ार पाकिस्तानी बेरोज़गार हो रहे हैं, तो भाई बाहर भी इसीलिए बेरोज़गार हो रहे हैं कि ज़ाहिर है कोविड की वजह से बहुत सारे मईशत को धचके लगे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है तो बहुत ज़बरदस्त अंदाज से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और फिर नवाज शरीफ ने सारा फ़ौज को टारगेट किया सारा कि ये करती है फ़ौज, ये करती है, ये करती है, ये करती है, फ़ौज मुदाखलत करती है, सियासत में मुदाखलत करती है, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजती है। सारी चार्जशीट फ़ौज पे पढ़ के फिर कहते हैं नाम ना लो। अगर नाम ना लूँ तो फिर मैं क्या वापडा के ख़िलाफ़ बात करूँ, क्या मैं महकमा ज़राअत की कंप्लेंट करूँ, जब आप जजेस को ब्लैकमेल करेंगे तो क्या मैं औकाफ़ की बात करूँ, ये वो, जब आप पार्टीज बिठाएंगे धांधली कराएंगे तो फिर मैं बताएं कैसा नाम ना लूँ, जर्नैल फ़ौज ये वो सारा कुछ। और उन्होंने कहा जो जर्नल जो है वो जज के घर गया था हमारे ख़िलाफ़, उसको तरक्की दे दी गई। और उन्होंने कहा कि जो IG सिंध वाले मामले पे जज्बात में आ गए थे फ़ौजी अफसरान, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। और उन्होंने आवाम से कहा कि घरों से निकल पड़ें, फिर ना कहना खबर ना हुई। और उन्होंने कहा ख़ास तौर पर नौजवानों से कहना चाहता हूँ
कि आप जो है वो बाहर निकलें। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के लिए बाहर निकलें, लेकिन मेरे बेटे हसन और हुसैन भी पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ बैठना, पाकिस्तान से ज़्यादती होगी तो आप भी हजूर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ, और आप कह रहे हैं जवानों को कि वो बाहर निकलें, तो आप अपने जवानों को भी दोनों को भेज दें। और उन्होंने कहा कोई फ़ौज अपने आवाम से नहीं लड़ सकती, आप लोग खौफ मत खाएँ, मुकदमात से मत डरें, बाहर निकलें, और जो है वो इनकलाब का वक्त है, और पाकिस्तान के लिए जाने देने का, ये तो उन्होंने जानों को तो नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कुर्बानी देने का वक्त है। अवाम को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन खुद वो ना पाकिस्तान आना चाहते हैं। अवाम को कहते हैं मुकदमात से ना डरें, खुद मुकदमात से डर के पाकिस्तान से भागे हुए हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, आज के जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का नहीं बताया गया, सिंध असम्बली ख़त्म करने का नहीं बताया गया, मुकम्मल तौर पर इस्तीफ़े देने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर नहीं बताया, और चेहरों पर बहुत मायूसी थी, चेहरे बहुत परेशान थे। मुतनाज़ा बयानात आज भी दिए गए इसमें, और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बातें की गई। तो ये मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।